गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट के जो हमारा लास्ट चैप्टर है ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स उससे स्टार्ट करेंगे। और आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 10th चैप्टर से हम क्यों स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली बेटा इस साल हम बुक को रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। जो आपके लास्ट 3 चैप्टर्स हैं वो इस बार फर्स्ट थ्री नहीं आएंगे एग्जाम में, लास्ट 3 चैप्टर्स जो है वो एग्जाम में आएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमने इसमें आगे फर्दर कवर करने हैं। और एक चीज़ और बेटा जी, जैसे लास्ट ईयर हमारे कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया था, बट इस ईयर कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया है। अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है जिसमें आपके सिलेबस में टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है यूनिट 10 ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स जो वर्ड है वो सीधा सा वर्ड आपके लिए, सिंपल सा वर्ड जो बनता है कि स्पोर्ट्स के लिए हम कौन कौन सी ट्रेनिंग, चाहे वो हमारी स्किल के लिए है, चाहे वो हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए है, चाहे वो हमारी बोथ कोऑर्डिनेशन के लिए है, तो हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर बेटा जी बुक के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो स्ट्रेंथ का टॉपिक है। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है उसके बाद हम पढ़ेंगे। उसके उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा जी कि इंडोरेंस क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ऐसे हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है बेटा जी, ओके। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मीनिंग एंड स्पोर्ट्स, राइट। ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स। तो पहला है मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? द वर्ड ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। द वर्ड ट्रेनिंग डज नॉट मीन अ प्रिपरेशन फॉर अ डे, फॉर टू डे और 2 days, बट इट इज द प्रोसेस फॉर अ टेक नंबर्स ऑफ डे, मंथ्स, इवन ईयर्स। बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेस में ये लेके जाता है। तो सीधा सीधा मतलब है कि ट्रेनिंग क्या है, वो 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं है। ये इसमें हमारा एक प्रोसेस चलता है, जैसे ना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, 6 साल, 10 साल एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, तभी एक प्लेयर तैयार होता है। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है बेटा जी, देखिए मेरे ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे प्रिपेयरिंग अ स्पोर्ट्स पर्सन टू गिव हिज पीक परफॉर्मेंस एट अ गिवन पीरियड टाइम। एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर हम किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया में, राइट। उसके बाद कोचिंग सेंटर्स है हमारे, स्टेडियम्स में हैं, तो वहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर ट्रेनिंग की जाती है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जाती है। गेम्स जैसे सपोज कोई क्रिकेट का प्लेयर है तो उसको बॉलिंग या बैटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, कोई फुटबॉलर है तो उसको ड्रिबलिंग की, किकिंग की, ऐसी चीज़ों को पर दी जाती है ट्रेनिंग। हम आगे चलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है बेटा जी, सिंपल से वर्ड में समझिएगा स्ट्रेंथ क्या है। इन सिंपल टर्म स्ट्रेंथ इज अ डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट अमाउंट फोर्स दैट मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स प्रोड्यूस इन अ सिंगल मैक्सिमम एफर्ट। एक एफर्ट में आप कितना वर्कआउट कर पा रहे हैं, ये क्या हुआ, एक स्ट्रेंथ हुई। सपोज मेरे हाथ में बेटा जी पेंसिल है और ये ग्राउंड में रखी हुई है, सपोज है ना, ग्राउंड पे रखी हुई है, मैंने इसको उठा लिया, ये क्या है, मेरी स्ट्रेंथ है। मतलब अगर मैं इसको नहीं उठा पा रहा हूं तो मेरी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही जब हमें किसी चीज के लिए हम एक बार में एफर्ट लगाते हैं तो उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, राइट। स्ट्रेंथ इज अ मेजर इन पाउंड और डाइंस, मतलब पाउंड्स वगैरह में उसको हम मेजर करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है आपके इस बुक में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। टाइप ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। जो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है उसके अंदर आते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनामिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक का मतलब होता है, आप सबको पता है कि एक जगह पे स्टिल रहना, राइट। और डायनेमिक का मतलब होता है मूविंग के साथ। तो स्टैटिक को हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी कहते हैं और डायनेमिक को हम आइसोटोनिक भी कहते हैं। हम ये आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक जो दोनों टर्म्स है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है ग्रीन पेन से, मार्कर से, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। अब जो स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ है, डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्टैटिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है बुक के ऊपर, बुक के अंदर। Static strength is also known as isometric strength. This strength does not involve muscular movement.
मीन्स कि मस्कुलर मूवमेंट इसमें बहुत कम दिखती है, बट इफेक्टिव तो होता है, बट इतना ज़्यादा मस्कुलर मूवमेंट नहीं दिखती. दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सीन डायरेक्टली. एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी सीन इन रेसलिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग एटसेट्रा. ऐसी गेम्स में हम ज़्यादा देखते हैं जहाँ पे हमारे मसल्स की मूवमेंट कम होती है, लाइक जैसे रेसलिंग है या और कोई गेम्स में, राइट. अब बात करते हैं हम डायनेमिक. डायनेमिक क्या हुआ बेटा जी? जहां पे हमारी बॉडी के मसल्स के साथ साथ बॉडी भी मूव करती है और मसल भी मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटेंड करता है. डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या है? डायनेमिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज ऑफ आइसोटोनिक स्ट्रेंथ. डायनेमिक मीन्स मूव, देयरफॉर डायनेमिक स्ट्रेंथ रिलेटेड टू मूवमेंट. इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन ऑफ मसल्स आर इंपॉर्टेंट. लाइक अगर बेटा जी हम जैसे बाइसेप कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे मसल क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है और ट्राइसेप एक्सटेंड भी हो रहा है. तो दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. एग्जाम्पल क्या है? देखिए पुलअप्स दिया हुआ है, पुशअप्स दिया हुआ है. जब हम पुलअप्स लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे मसल एक्सटेंड भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं. आगे बढ़ते बेटा जी क्या है? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पहला जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, तीसरा स्ट्रेंथ इंडोरेंस. इसकी हम एग्जाम्पल शेयर करेंगे आपसे, आपको इजीली इसमें समझ आ जाएगा. मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हुआ? जहां पे हम एक बार में सारी अपनी स्ट्रेंथ यूज कर लेते हैं. इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स विच अप्लाइज द मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन अ सिंगल एफर्ट. एक बार में, जहां पे हम एक बार में मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा देते हैं, वो हमारा क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है. ये पेंसिल यहां पड़ी हुई थी, मैंने इसको एक बार में उठा दिया, तो ये मेरा क्या हुआ? मैक्सिमम स्ट्रेंथ हुआ. तो जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वेट लिफ्टर है या हैमर थ्रो है, ठीक है, तो ऐसी गेम्स में क्या होता है? हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज होती है. ठीक है जी. आगे चलते हैं बेटा जी. मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद हम आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें, वो है हमारे क्या है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. ठीक है जी. अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या हुआ बेटा जी? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, strength is a combination of strength and speed abilities. It can be defined as the ability of muscles to overcome resistance with the high speed. Means हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जहां पे स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं. तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा जी कि एक पर्सन जो है वो स्टैंडिंग जंप लेने की कोशिश कर रहा है बॉक्स के ऊपर, तो वो क्या हो रहा है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है. इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं. जब हम लॉन्ग जंप करते हैं और हम टेक ऑफ लेते हैं, हम रनिंग करके आते हैं और टेक ऑफ लेते हैं, है ना, तो वो क्या होती है? हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. ठीक है जी. जो स्पीड के साथ हमारी स्ट्रेंथ निकलती है, बहुत पावरफुल के साथ. ओके. आगे बेटा जी हमारा है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस. स्ट्रेंथ इंड्योरेंस का मतलब, इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज को कितनी देर तक कर पाते हैं, है ना. एक मतलब सपोज मैंने ये पेंसिल को अपने हाथ से तो उठा लिया था, अब कितनी देर तक मैं इसको होल्ड रख पाता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस होगी. कितनी देर तक मैं होल्ड कर पाता हूं. तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं. स्ट्रेंथ इंड्योरेंस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपोनेंट, स्ट्रेंथ and endurance. It is the ability of the muscles overcome the resistance for a long time without getting tired or fatigue. बिना थके हुए जब हम उस काम करते रहते हैं प्रॉपर, तो हमारी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस होती है. ओके. अब बेटा जी आपको स्ट्रेंथ इंड्योरेंस की दी हुई है, जैसे स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग होगी, ये इसके एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है. अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ. हम कैसे स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं. इसके 3 मेथड हैं. हम पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक मेथड, फिर हम पढ़ेंगे आइसोकिनेटिक मेथड, फिर हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक मेथड. तो पहला हमारा दिया बेटा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दी हुई है. दिस एक्सरसाइज वर फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटिंजर एंड मूलर इन 1953. आइसोमेट्रिक वर्ड डाइवर्ट फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स सेम लेंथ. हम इसको आगे पढ़ते हैं बेटा जी. नेक्स्ट पेज में क्या है, थोड़ा सा बेटा जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, शायद पेज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में हो गया है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन पे चेंज कर लेता हूँ इसको मैं. हाँ जी बेटा जी. अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ. हमने स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, स्ट्रेंथ क्या होती है. अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं. स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल है, उसको हम इंप्रूव कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं. आपकी बुक में सामने दिया हुआ मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, उसमें लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है वो 1953 में डेवलप की गई थी हिटिंजर और मूलर के थ्रू. और जो इसका लैटिन वर्ड में मतलब है, उसका मतलब है सेम लेंथ, मतलब कि जहां लेंथ में चेंजेस नहीं आते हैं. ठीक है बेटा जी. अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास. नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी
आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सामने विजिबल होगा कि आइसोमेट्रिक जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज आइसो, राइट, फर्स्ट वन इज आइसो, सॉरी, first word is iso and second is metric. Iso means same और metric means prefer to the muscle length. जो muscle length है उसमें कोई changes नहीं आना. तो इसकी definition देखिएगा बेटा जी, जो bold words पे लिखी हुई है. So isometric exercise are those exercise through which the length of muscles remain the same during the workout. Is isometric exercise movement of muscles are not visible or seen through the third person. मतलब कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हम प्लेयर थर्ड पर्सन को उसकी एक्टिविटी के बारे में नहीं दिखता. ठीक है जी. इस पूरे जो इस 3-4 लाइनों में जो चीज़ लिखी हुई है, इनका मतलब यही था कि वहाँ पे कि प्लेयर ऐसा वर्कआउट जहाँ पे प्लेयर जो सामने वाले पर्सन को विजिबल नहीं होता. तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ, प्लैंक, जो पर्सन लगा रहा है जो प्लेन पोज में बना हुआ है, लेटा हुआ है, और एक स्क्वैट लगा रहे हैं वॉल के साथ, ये भी क्या हुआ, आइसोमेट्रिक. ऐसी एक्सरसाइजेस में हमारा एफर्ट तो पूरा लगता है, ठीक है, लेकिन जो उनकी मसल है उनमें चेंजेस बहुत कम दिखता है या बहुत कम होता है, राइट. अब जो हमारा सेकेंड इसमें पार्ट है वो है आइसोटोनिक. अभी हमने पढ़ा था आइसोमेट्रिक, अब हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक. आइसोटोनिक में क्या आता है, These exercises were introduced by D. Lorme in 1945. इसमें क्या आता है बेटे जी, मूवमेंट ऑफ मसल्स कैन बी सीन डायरेक्टली, लेंथ ऑफ मसल कैन बी इंक्रीज्ड, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन हमें दोनों देखने के लिए मिलेगा. हम आगे पढ़ेंगे, इसमें एक डिफरेंस वाला पेज है हमारे बुक में जहाँ पे तीनों एक्सरसाइजेस में क्या डिफरेंस है, आइसोमेट्रिक में, आइसोटोनिक में और आइसोकिनेटिक में. ये तीन चीज़ों जो हैं, तीनों चीज़ों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है तीनों में, राइट. तो अब इसमें देखिए बेटा, इमेज में साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे इमेज में दिख रहा है आपको कि क्या है. आइसो मीन्स कांस्टेंट और टॉनिक मीन्स टेंशन, कि मसल्स में टेंशन जो दिखती है. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा जी. अगर आप देखेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक आता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक आता है एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. आपको इमेज में दिख रहा होगा, मैंने एरो लगाया हुआ है. जब हम डंबल को अंदर की तरफ लेके आते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब हम वापस लेके जाते हैं तो मसल्स को हमारा क्या होता है, वो एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो इसमें मोस्टली चीज यही बताई गई है और इसमें ज़्यादा डिटेल के बारे में नहीं बताया गया है. जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बेटा जी, थर्ड एक्सरसाइज जो है हमारी, उसके बारे में बात करते हैं हम, आइसोकिनेटिक के बारे में. आइसोकिनेटिक जो है बेटा वो एक जहाँ पे हमारी बॉडी की मसल्स की मूवमेंट भी दिखती है और हमारा वर्कआउट भी दिखता है. दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, आइसोकिनेटिक. हमने पढ़ा था आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक. आइसोटोनिक में मसल सेम रहते हैं, हमें मूवमेंट नहीं दिखती. टॉनिक में मसल्स की मूवमेंट दिखती है. और जो आइसोकिनेटिक है इसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट भी दिखेगी और प्लस आपके मसल्स की मूवमेंट भी दिखेगी. और ये एक स्पीड के साथ की जाती है, एक रिदम के साथ की जाती है, ताकि इसका बेस्ट रिजल्ट निकल के आ सके. आप इसको बुक में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा. ओके, अब हम बात करते हैं बेटा जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकिनेटिक की. कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो एडवांटेज क्या है आइसोमेट्रिक का, परफॉर्म्ड एनीवेयर, हम कहीं परफॉर्म कर सकते हैं. प्लैंक या स्क्वाट अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड वन है बेटा जी लेस और नो इक्विपमेंट, हमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है. थर्ड पॉइंट जो हमारा एडवांटेज आइसोमेट्रिक का वो है लेस टाइम बहुत थोड़ा लगता है. हम अगर आप घर में प्लैंक ट्राई करेंगे तो हम 1 या 2 मिनट में ही हमारी बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत हमारी इसमें इंटरनली पावर लग जाती है. फोर्थ वह है बेटा जी इंजर्ड प्लेयर, कि अगर कोई इंजर्ड प्लेयर है और वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए काम करना चाहता है तो वो इस एक्सरसाइज को कर सकता है, क्योंकि इंजर्ड प्लेयर को रनिंग करने में, जॉगिंग करने में प्रॉब्लम होती है. तो ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर रनिंग और जॉगिंग कम है, जहाँ पे मसल्स का यूज ज़्यादा होता है, तो हम वहाँ पे प्लैंक, अलग अलग एक्सरसाइज ऐसी परफॉर्म कर सकते हैं. एक्सरसाइज डेवलप हाई लेवल स्टैटिक स्ट्रेंथ. बहुत अगर आप ट्राई करेंगे तो जैसे प्लैंक है बहुत
दिखती बहुत सिंपल है लेकिन वो बहुत टफ एक्सरसाइज है जो आपके लिए अच्छी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकती है। अगला बेटा जी क्या है, वार्मिंग अप सेशन। दिस एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग वार्मिंग अप सेशन। जब सेशन स्टार्ट करते हैं तो ड्यूरिंग हम वार्मिंग अप भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे बेटा हर एक चीज के एडवांटेज होते हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। उसके कौन कौन से डिसएडवांटेज है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कौन कौन से हैं? इट डेवलप स्ट्रेंथ वेयर इज इन मोस्ट ऑफ द गेम्स स्पोर्ट्स डायनेमिक स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। देखिए वो कौन सी आइसोटोनिक कौन सी आइसोमेट्रिक कौन सी डेवलप कर रहा है, आइसोमेट्रिक कौन सी डेवलप कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेंथ। लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर मोस्टली कौन सी स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है, डायनेमिक स्ट्रेंथ, राइट। डायनेमिक स्ट्रेंथ क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वहां पे हमें बॉडी को मूव करते करते यूज करना होता है, तो वहां पे हमें डायनेमिक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें डायनेमिक स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती है। दूसरा बेटा जी क्या है, नॉट रिकमेंडेड फॉर अ हार्ट पर्सन। अगर हार्ट पेशेंट कोई है उसके लिए ये हम रिकमेंड नहीं करते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर फ्यू डेज बिकॉज ऑफ द सेम टाइप, सेम चीज कर कर हम बोरिंग फील हमें करने लग पड़ते हैं। देयर इज लेस वेराइटी ऑफ आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक साइज के लिए वेरिएशंस बहुत कम है, तो प्लेयर थोड़ा सा बोर होने लग जाता है सेम चीज कर करके। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज की एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं? इट डेवलप डायनेमिक स्ट्रेंथ। दिस इज मोस्टली रिक्वायर्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। डायनेमिक स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो हर एक गेम में कहीं ना कहीं जरूरत होती है। तो जो हमारे गेम्स है उसके लिए डायनेमिक स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। आइसोमेट्रिक में सिर्फ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है और आइसोमेट्रिक में स्ट्रेंथ और आइसोटोनिक में डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो हमें डायनेमिक स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होती है। दीज एक्सरसाइज डेवलप स्ट्रेंथ एंडोरेंस एज बोथ कैन डेवलप टुगेदर। हम यहाँ पे स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को एक साथ डेवलप कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ वो होती है जो हम एक एफर्ट में जो हम उठा लेते हैं और कितनी देर हम उसको होल्ड रखते हैं, वो हमारा एंडोरेंस होता है। तो स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों ही इसमें इंप्रूव होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। मसल्स गेन मास अलॉन्ग विद द थिकनेस ऑफ मसल्स गेन करने में बेनिफिट मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी 10 मसल्स मोर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मींस कि जहां पे जो ऐसे एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स की ग्रोथ वो बहुत अच्छे से होती है। नेक्स्ट वन है बेटा जी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इस एक्सरसाइज करने से आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी और स्ट्रेंथ एंडोरेंस भी इंप्रूव होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके आइसोटोनिक के? चांसेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंजरी, कई बार ऐसी में हमें इंजरी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इक्विपमेंट जरूरत होती है परफॉर्म करने, अगर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होंगे तो हम इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में क्या है हमारे इसमें अब दी हुई है आइसोकिनेटिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, राइट। उससे पहले हमने पढ़ा था आइसोटोनिक के एडवांटेज, फिर आइसोमेट्रिक के एडवांटेज, पहले आइसोमेट्रिक के फिर आइसोटोनिक के। अब हम पढ़ेंगे आइसोकिनेटिक के एडवांटेजेस क्या है। आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज डेवलप हाई लेवल ऑफ डायनेमिक एज वेल एज स्टैटिक स्ट्रेंथ, राइट। दोनों ही को वो डेवलप करती है। दीज आर इफेक्टिव ऑफ ऑलमोस्ट एवरी गेम इन स्पोर्ट्स। हर एक गेम और स्पोर्ट्स में इसकी जरूरत होती है। आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज इंप्रूव इंडोरेंस अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के साथ साथ वो इंडोरेंस को भी इंप्रूव करती है। इट इंप्रूव ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ लाइक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। 3 टाइप की स्ट्रेंथ होती है, तीनों टाइप की स्ट्रेंथ को वो क्या करती है, इनहांस करती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है बेटा जी, सुनिएगा। इट रिक्वायर्स स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, राइट। इसको स्पेशल टाइप्स के इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। दीज एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कोच। कोच के ऑब्जर्वेशन में इसको हमको परफॉर्म करना चाहिए। ओके, आगे क्या है इसके बारे में डिफरेंस दिया बेटा। अगर आप इस डिफरेंस को बुक में देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या इसका मतलब है, मतलब कि क्या क्या इसमें मेन पॉइंट्स हैं। देखिए जैसे फर्स्ट दिया हुआ बेटा जी मूवमेंट, राइट। तो मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, पहले दिया हुआ है कि इंट्रोड्यूस किसने किया है, आइसोमेट्रिक को, आइसोटोनिक को और आइसोकिनेटिक को अलग अलग लोगों ने दिया है, उसको ईयर वाइज बताया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट वन दिया हुआ है मूवमेंट, क्या मूवमेंट है, तो जो आइसोमेट्रिक है उसमें नो विजिबल मूवमेंट होती है, आइसोटोनिक में विजिबल मूवमेंट होती है और आइसोकिनेटिक में विजिबल मूवमेंट, दोनों में सेम होती है। उसके बाद नो और लेस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड चाहिए होता है आइसोमेट्रिक के लिए, आइसोटोनिक के लिए इक्विपमेंट में भी यूज होता है और आइसोकिनेटिक के लिए स्पेशल
इक्विपमेंट चाहिए होते हैं पर्टिकुलर। जैसे मान लीजिए हमने रनिंग की प्रैक्टिस कर रही है एक स्पीड पे, उसके लिए ट्रेडमिल चाहिए, साइकिलिंग चाहिए, ताकि स्पेशल चीज के साथ ही हम उसको परफॉर्म कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। आइसोमेट्रिक के कोई टाइप्स नहीं होती है। आइसोटोनिक के दो टाइप्स है, कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक, जिसमें अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। और आइसोकिनेटिक में कोई टाइप्स नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, प्रेशर ऑफ मसल्स की बात करें कि कहां कहां पे कौन कौन सा प्रेशर पड़ता है। तो जो मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आइसोमेट्रिक में। आइसोटोनिक में एवरेज पड़ता है, ज़्यादा कम भी नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं होता, एवरेज होता है उसमें। और आइसोकिनेटिक में हाई प्रेशर पड़ता है मसल्स के ऊपर, राइट। तो सबसे ज़्यादा किससे पड़ता है? आइसोमेट्रिक में, सेकंड पड़ता है आइसोकिनेटिक में, थर्ड पड़ता है आइसोटोनिक में। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट हमारा है चेंज इन मसल लेंथ। मसल लेंथ में क्या चेंजेस आते हैं? नो चेंजेस इन लेंथ आइसोमेट्रिक में, मसल्स लेंथ चेंजेस इन कॉन्सेंट्रिक वे और एक्सेंट्रिक वे में आइसोटोनिक में। ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं आइसोकिनेटिक के बारे में। तो मसल्स और लेंथ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हैं। ओके जी। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्प फॉर डेवलपिंग स्टैटिक स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसमें इंप्रूव होती है। दूसरे में एक्सप्लोजिव होती है, तीसरे में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ प्लस मैक्सिमल स्ट्रेंथ होती है। और गुड फॉर जो कौन कौन सी गेम के लिए, कौन कौन सी गेम के लिए अच्छी होती है, आइसोमेट्रिक होती है वो रेसलिंग और जूडो के लिए अच्छी होती है। और अगर हम बात करें आइसोटोनिक की, आइसोटोनिक सारे गेम्स के लिए होती है, स्पेशली स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए होती हैं। और जो आइसोकिनेटिक है वो ऑलमोस्ट ऑल गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए की जाती हैं। कुछ इसके 3-4 और पॉइंट्स है बेटा जी, हम वो नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ लेते हैं। तो पहला दिया बेटा आइसोमेट्रिक में कि हम की एग्जांपल कौन कौन सी होती हैं? पुशिंग द वॉल, होल्डिंग स्टैटिक पोजीशन विद द वेट, लिफ्टिंग वेरी हैवी वेट, होल्डिंग लेग्स 45 डिग्री, इस डायरेक्शन में इसको होल्ड रखना लेग्स को, ठीक है। तो और आइसोटोनिक में क्या क्या आता है? जंपिंग, रनिंग, डूइंग स्किल्स, लिफ्टिंग वेट एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें आती हैं। और आइसोकोट्रिक में मैंने बात की थी आपसे, साइकिलिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग, ऐसी चीज़ें आती हैं। नॉट रिकमेंडेड, हम किनको नहीं करना चाहिए? जिनका ब्लड प्रेशर को प्रॉब्लम है उनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर किसी को इंजरीज है तो उसको आइसोटोनिक नहीं करना चाहिए। और आइसोकिनेटिक जो है वो समटाइम इंजरी हो जाती है क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है बेटा जी। इन छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इनको मैंने आपको हल्का हल्का एक्सप्लेन किया है। आप इसको बुक को रीड करेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल टू ऑल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम कवर करेंगे हमारा 10th चैप्टर का जो है सो टॉपिक है 10.2 पॉइंट है हमारा इंड्योरेंस। इस इंड्योरेंस को हम टॉपिक को कवर करेंगे कि इंड्योरेंस में क्या क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके टाइप्स हैं, कौन कौन से मेथड्स से डेवलप कर सकते हैं इंड्योरेंस को हम, इसके रिगार्डिंग सारी हम आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो बेटा देखिए, इंड्योरेंस जो है वो स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर एलिमेंट है। इंड्योरेंस का मतलब ये सीधी सी बात यह जाती है कि जिसको हम कहते हैं स्टैमिना, हमारे अंदर कितना स्टैमिना है वो चीज़ करने के लिए, तो उसका एक साइंटिफिक वर्ड है इंड्योरेंस। ठीक है जी। तो इंड्योरेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंड्योरेंस यूज़ कहाँ होती है। ऐसी गेम्स जहाँ पे ज़्यादा टाइम्स के लिए गेम खेली जाती है, लाइक जैसे हम बात करें फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, हॉकी, ऐसी गेम्स के लिए हमें इंड्योरेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। या हमारे लॉन्ग डिस्टेंस जो रनिंग होती हैं, 3000 मीटर रनिंग, 5000 मीटर रनिंग, मैराथन रनिंग, हाफ मैराथन, फुल मैराथन रनिंग, इन रनिंग के लिए ये यूज़ की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी कि डेफिनेशन क्या है। Endurance is the ability of a body to work for a long time without getting fatigue. बिना थके वो जब तक हमारी बॉडी कोई काम को कर पा रही है और उसकी करने की क्षमता है, उसको हम इंड्योरेंस कहते हैं। अब इंड्योरेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म, जिसका अनदर नेम है एनारोबिक और मस्कुलर इंड्योरेंस। जो लॉन्ग टर्म है वो उसका नेम है एरोबिक और कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। अब हम बात कर रहे थे पहले शॉर्ट टर्म और एनारोबिक और मस्कुलर इंड्योरेंस क्या होते हैं। देखिए बेटा जी, शॉर्ट टर्म तो क्या मतलब वो, शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस इज अ नीडेड स्पोर्ट्स वेयर द मूवमेंट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी इज वेरी फास्ट। लाइक हमने 100 मीटर या 50 मीटर या 80 मीटर दौड़ना है, जहाँ हमें थोड़ा दौड़ना होता है वहाँ पे हमें बहुत कम पड़ती है स्टेमिना की ज़रूरत, इंड्योरेंस की ज़रूरत।
as the energy required to carry out the task is not derived in the presence of oxygen and energy stored in the muscles has to be used. It is also known as the muscular endurance. Good example of anaerobic endurance is 100 meter, 200 meter, 400 meter और chasing in खो-खो और fielding in cricket. तो ये एक एग्जाम्पल है ना. जैसे हम बट खो खो के लिए हम हमें वो खो मिलती है, हम प्लेयर को टच करने के लिए जाते हैं, फिर हम विद इन 10 to 15 सेकेंड में 10 सेकेंड्स के अंदर हम दोबारा बैठ जाते हैं. ऐसे जब हम फील्डिंग करते हैं तो हमारे पास बॉल आता है, हम दौड़ के बॉल को पकड़ते हैं और दोबारा हम थ्रो कर देते हैं, उसके बाद हम दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं. तो कौन सी गेम क्या होता है, शॉर्ट टर्म को एनारोबिक भी कहते हैं और मस्कुलर इंडोरेंस भी कहते हैं, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है. ठीक है जी. एनारोबिक का मतलब क्या हो, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड हमें कम पड़ती है. ओके. अब हम नीचे चलते हैं सेकेंड पार्ट में. लॉन्ग टर्म एरोबिक कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस क्या होती है. इट इज रिक्वायर्ड दो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वेयर द अमाउंट ऑफ वेयर द मूवमेंट इज अ मोर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी इज स्लो. मतलब जहां हम स्लो रनिंग कर रहे होते हैं लेकिन जो हमारा टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये हमारे किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है जी. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टास्क इज डेविड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट इज ऑल्सो नोन एन कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस बिकॉज द कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम has supplied the blood and the oxygen to the working muscles is required for long distance road races like cross country, marathon, road and cycling. तो ऐसी इवेंट के लिए जहां हमें लॉन्ग टाइम के लिए भागना पड़ता है, जहां इंटेंसिटी स्लो होती है मगर ड्यूरेशन लंबा होता है, उसको हम लॉन्ग टर्म इंडोरेंस कहते हैं, जिसमें उसके 3 नेम दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म इंडोरेंस, एरोबिक और कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस. आपने देखा होगा जैसे हम स्कूलों में हम 50 मीटर भागते तो हमें सांस नहीं चढ़ता. ठीक है ना, हम नॉर्मल ऑक्सीजन ले लेते हैं. लेकिन जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग करते हैं तो फिर हमारे मुंह भी ओपन हो जाता है इन ऑक्सीजन को लेने के लिए. उसको हम एरोबिक कहते हैं कि जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम चाहिए होती है और हम ज़्यादा चाहिए होती है जहाँ पे हम प्रॉपर रनिंग कर सकें. ठीक है जी. अगले हम चलते हैं बेटा जी कि इंडोरेंस को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं. अभी तक हमने पढ़ा कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं इंडोरेंस की. अब हम पढ़ेंगे इसको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं. 3 मेथड है बेटा जिसको डेवलप करने के लिए. पहला मेथड है बेटा कॉन्टिन्यूस मेथड, दूसरा मेथड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और थर्ड है फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड. ये तीनों जो हैं अलग अलग इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे. जो कॉन्टिन्यूस मेथड जो है बेटा इसको भी हम 3 पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं. पहला कॉन्टिन्यूस स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड, दूसरा फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड, थर्ड स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. मींस स्लो फास्ट एंड वेरिएबल, जहां पे स्लो और फास्ट दोनों को यूज करते हैं हम. ठीक है जी. तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं पहले हम कॉन्टिन्यूस मेथड क्या होता है. कॉन्टिन्यूस मेथड में बेटा जी अगर आप देखेंगे तो क्या होता है. इन दिस मेथड एक्सरसाइज डन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अ ब्रेक और पॉज. मतलब हम एक स्लो पेस में, एक ही पेस में हम रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. ठीक है जी. तो और चलता रहता है, वो चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है. ठीक है जी, रुकता नहीं है. तो उसमें पहला जो आता है वो क्या है, स्लो पेस. स्लो पेस की हम बात करें तो जहां पे इन दिस मेथड एरोबिक इंड्योरेंस डेवलप इन दिस पेस सेट स्लो और स्पीड इज लो बट द ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस इज लॉन्ग. It in this method the heart rate should be 140 to 160 and duration should be less than 30 minute. और जो 30 minute, the total duration case of endurance athlete go to up to 2 hours even where is a distance covered 15 to 30 किलोमीटर. मीन्स कि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा. एक शॉर्ट में आगे पेज आएगा जिसमें दिया होगा हमें क्या क्या चाहिए होता है. हम आपसे बस हल्का हल्का इसमें डिस्कस कर लेते हैं. फास्ट पेस कंटिन्यूस क्या हुआ, जहाँ पे हम एक स्पीड में तेज भागते हैं 10 से 15 मिनट के लिए और एक स्पीड रहती है बट इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, हाई होती है. थर्ड है बेटा वेरिएबल पेस, जहाँ पे हम कुछ देर के लिए फास्ट भागते हैं और कुछ देर के लिए स्लो भागते हैं. सपोज ये हमारी ग्राउंड है, हमने यहाँ से यहाँ फास्ट भागा है, ठीक है, फिर हमने यहाँ से यहाँ स्लो वॉक किया और फिर यहाँ से यहाँ हमने फास्ट रनिंग की. तो ऐसी वेरिएशन होती है. देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था बेटा जी वो ये है. आपको इस चार्ट में क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है. तो कॉन्टिन्यूस मेथड में क्या होता है बेटा जी, देखिए कॉन्टिन्यूस मेथड में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. पहला दिया हुआ स्लो कंटिन्यूस. स्लो कंटिन्यूस में क्या होता है, स्पीड ऑफ वर्कआउट लो होती है 50 to 70. हार्ट रेट जो होती है 140 to 160 होनी चाहिए. डिस्टेंस जो है वो 15 से 30 किलोमीटर का होता है. ड्यूरेशन जो है वो आधे घंटे से 2 घंटे तक. और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती है इसमें
ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, हम डेली नहीं कर सकते, इसको हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं और फटीग लेवल बिल्कुल हाई होता है। अब हम इसी की बात करें तो आगे चलते हैं। देखिए उसी के नीचे वाला पार्ट दिया हुआ है, इसको हम एक फ्रेम में मैनेज करते हैं। तो देखिएगा बेटा जी, अब फास्ट कंटिन्यूस मेथड में क्या है, वेरी हाई, फास्ट कंटिन्यूस में क्या हो गया, इंटेंसिटी हाई हो गई, ऊपर स्लो थी, उसके बाद जो हार्ट रेट थी वो 140 टू 160 थे, ऊपर नीचे 160 टू 180 हो गई। उसके बाद जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे वहां पे 15 टू 30 किलोमीटर था, यहाँ पे 3 और 5 किलोमीटर हो गया है। ड्यूरेशन जो 30 मिनट्स था उसका ड्यूरेशन 10 टू 20 मिनट्स हो गया है। वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए होते हैं, ये मिडिल डिस्टेंस रनिंग के लिए होते हैं। उसके बाद वो ट्वाइस और वीक होते हैं, ये वंस और ट्वाइस अ वीक हो सकते हैं। हाई जो फटीक लेवल है स्लो में वो हाई होता है और जो फास्ट कंटिन्यूस में वेरी हाई होता है। अब बात करते हैं वेरिएबल के बारे में, जो दोनों का मिक्सचर है। उसमें जो आपकी इंटेंसिटी वो 50 टू 60 होनी चाहिए। टाइम ड्यूरेशन 140 टू 180 दोनों ही आ गए, हाईएस्ट स्लो का आ गया और लोवेस्ट स्लो का आ गया और हाईएस्ट फास्ट का आ गया। टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए बेटा, 10 टू 15 किलोमीटर्स हो गई है और टाइम डिस्टेंस 10 टू 15 किलोमीटर, ड्यूरेशन 15 मिनट्स की हो गई है। और अप्लाइड ऑल गेम्स, सभी गेम्स में यूज होती है और वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। और ये हाई फटीग होती है, इससे प्लेयर ज़्यादा थकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा जी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जो एडवांटेजेस क्या होते हैं, गुड फॉर मेंटेन ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इफेक्टिव कंफर्टेबल ट्रेनिंग होती है, ठीक है जी। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स, ऐसी एक्सरसाइज से हमारे लंग्स की जो एफिशिएंसी है हार्ट की वो अच्छे से ज़्यादा इंप्रूव होती है। उसकी बात करते हैं, इट इम्प्रूव्स विल पावर, विल पावर बहुत जरूरी है रनिंग करने के लिए। विल पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारी विल पावर को इंक्रीज करती है। फॉर बेटर रिजल्ट इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज्ड, अगर हमें और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है एडवांटेज, डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, इसीलिए कहते हैं रनिंग करनी विदाउट, आप गरीब से गरीब बच्चा भी इसको कर सकता है और अपने आप को एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकता है, क्योंकि हमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती इसमें मोस्टली। उसके बाद बेटा जी, इट इज गुड फॉर एरोबिक फिटनेस। नेक्स्ट, रिड्यूस बॉडी फैट एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। ये तो नॉर्मल सी बात है कि फैट डिक्रीज होगा, क्योंकि हम नॉर्मल जब हम वर्कआउट करते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा जी, इंजरीज और एक्सीडेंट हो जाएंगी भी कम होंगी। जो 10th पॉइंट हमारा, लैक ऑफ रिस्क ट्रेनिंग एंड इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स कम होंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कंटिन्यूस ट्रेनिंग इंप्रूव ओनली एरोबिक्स, इट डज नॉट डेवलप द एरोबिक फिटनेस, इट बिकम्स बोरिंग ओवर टाइम। काफी टाइम करते करते हम क्या होते हैं, इससे बोर हो जाते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। पहले हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इंटरवल ट्रेनिंग के मेथड के बारे में। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या है बेटा जी, बहुत सिंपल है, जहां पे हम एक टाइम पीरियड के लिए प्लेयर को रेस्ट देंगे, फिर हम लोड देंगे, फिर हम रेस्ट देंगे, फिर हम लोड देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बात की कि ये सपोज ये आपकी ग्राउंड है, आपने यहाँ से यहाँ तक रनिंग की, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपने रेस्ट किया, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक रनिंग की, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक रेस्ट किया। सपोज एक स्क्वायर है तो उसके हिसाब से हमने करना है, ठीक है जी। ये बहुत सिंपल सा है। हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी। जो हमारा इसके 2 पार्ट्स अलग अलग है बेटा जी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है वो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल एक्सटेंसिव मतलब स्लो, मतलब एक स्पीड में हमने स्लो रनिंग करते रहना लॉन्ग टाइम तक के लिए। और जिसमें और दूसरे में क्या है, फास्ट इंटेंसिव, मतलब कि एक रेशियो ले लीजिए बेटा जी। सपोज कि एक प्लेयर जो है वो 2 मिनट की रनिंग कर रहा है, राइट, और 1 मिनट का रेस्ट कर रहा है, ठीक है जी। पहले हम ले लेते हैं बेटा स्लो क्या ले लेते हैं। तो स्लो में क्या होगा, 1 मिनट का वर्कआउट और 2 मिनट का रेस्ट, ये स्लो के लिए हुआ। 1 मिनट का वर्कआउट, 2 मिनट का रेस्ट, ठीक है जी। फास्ट के लिए क्या होगा, जहां फास्ट इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, 2 मिनट का वर्कआउट और 1 मिनट का रेस्ट। ये सीधा सा मतलब है इस टॉपिक में। अगर इसको आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको और इसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके बेटा जी,
अब आगे बढ़ते बेटा जी, कुछ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो बहुत सिंपल से हैं, आप इसको इजीली पढ़ के अपने आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है शॉर्ट टाइम लगता है, लॉन्ग डिस्टेंस के अच्छे के लिए होता है, विल पावर आपकी इंप्रूव होती है, ठीक है जी, फेयर जजमेंट हो जाती है प्लेयर्स की। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप इसको बुक से रीड कर सकते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या है। टॉप परफॉर्मेंस कम बिफोर द कंपटीशन एंड कैन नॉट रिमेन अप टू दी कंपटीशन टाइम। ये जैसे हम जिस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही सेम चीज समटाइम हमें रिजल्ट में नहीं मिलती, कंपटीशन के चांसेस ऑफ इंजरीज बढ़ जाते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग लीड्स टू हार्ट डिजीजेस, सो वर्क एंड रेस्ट रेशियो शुड बी 1:1, और फॉर अ रन 3 मिनट रेस्ट पीरियड शुड बी 3 मिनट्स का ही स्लो होना चाहिए। मतलब जो रेशियो है उसको हमें सेम करना चाहिए, रेशियो जो है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही 5 मार्क्स क्वेश्चन आने वाली चीज़ है, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। अब ये फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड क्या है बेटा जी, इसको गॉस्ट होमलर ने डेवलप किया था, ठीक है, नेशनल कोच थे स्वीडन के। इसका मतलब ये है बेटा जी, आपको यहाँ पे बस आप एक बार ये देख लीजिए, जहाँ पे मैंने एक अंडरलाइन किया हुआ है, हिल, रिवर, फॉरेस्ट, मडी रोड्स एंड ग्रासी रोड। आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इमेज दी हुई है नीचे बेटा, जो ये एक इमेज दी हुई है, पिंक कलर में स्टार्टिंग पॉइंट है और पिंक कलर में एंडिंग पॉइंट है, और एक सर्कल्स दिए हुए हैं, फिर एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। जो सर्कल्स है वहां पे हमने अलग अलग एरियाज डेवलप करने हैं। फार्टलेग ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारा ऑफ सीजन होता है और प्लेयर को हम कंडीशनिंग करा रहे होते हैं, तो प्लेयर के लिए हम हर एक तरह का एनवायरनमेंट देते हैं ताकि प्लेयर को मैच में प्रॉब्लम ना हो उस एनवायरनमेंट में खेलने में। सपोज जैसे अब हम इसमें क्या ये यूज़ करते हैं, हिली एरियाज। समटाइम्स हिली एरिया क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि समटाइम्स जब हम हायर प्लेस पे खेलते हैं तो हमें वहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए हमें हिली एरिया पे रनिंग करते हैं, हमारा बैलेंस भी वहाँ अच्छा बनता है। रिवर्स में रनिंग कराते हैं, रिक्यू कराते हैं। कई बार क्या होता है बेटा जी, जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा है, बारिश हो गई है, तो वहाँ आपको रनिंग करते रहना चाहिए। अब कंडीशनिंग होते हैं, आप यूज टू होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, मडी रोड्स हो गया, ग्रासी ग्राउंड हो गए, तो हर एक तरह का एनवायरनमेंट दिखाया जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए इसमें दिया हुआ है, पहले स्टार्टिंग में पहले जॉगिंग दिया हुआ है प्लेन लैंड पे, उसके बाद रनिंग दी हुई है मेटल रोड पे, स्लो पेस पे रनिंग दी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट वॉकिंग दी हुई है अनप्लेन रोड पे, फिर अलग अलग दिया हुआ है, मड ग्राउंड पे वॉकिंग दी हुई है, फॉरेस्ट और सैंड में स्लो पेस दिया हुआ है, मेटल रोड में फास्ट पेस दिया हुआ है, और सैंडी वे में जॉगिंग दी हुई है। तो ऐसी एक्सरसाइज का एक सेट बनाया जाता है जिसमें ऑफ सीजन में प्लेयर को कंडीशनिंग कराई जाए ताकि वो हर एक तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके, इसलिए फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड को करवाया जाता है। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड का यही मतलब है कि जहां पे हम नेचुरल चीजें देते हैं प्लेयर को ताकि वो अपनी गेम में और इंप्रूवमेंट कर सके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, इससे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है, इसको हम ऑफ सीजन में करते हैं। ऑफ सीजन का मतलब क्या हुआ बेटा जी, जब कोई टूर्नामेंट हमारे पास नहीं होता है, ठीक है जी। दूसरा है बेटा जी, देयर इज अ नो बोर्ड, बंदा बोर नहीं होता क्योंकि नेचुरल नेचर के साथ वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है, तो बोर नहीं होता। उसके बाद थोड़ा सा क्रिएटिविटी होती है, एडवेंचरस होता है, खेलने में मजा आता है वहाँ पे रनिंग करने में या और जॉगिंग करने में। हार्ट लंग्स और हार्ट्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है जी। आपकी टैकलिंग जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद 6 पॉइंट में हम देखें कंट्रोल स्पीड एंड पेस, जहाँ पे हम कई बार रनिंग करते हुए हमारा बैलेंस नहीं बनता, हम वो भी वहाँ पे सीखते हैं, हिली एरियाज में सीखते हैं। उसके बाद कोच की रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती, प्लेयर सफिशिएंट अपने आप ही भागता है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एज इट क्लोज टू नेचर, ये मैं पहले आपसे बता चुका हूँ। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है बेटा जी। डिसएडवांटेज क्या है, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड कैन बी कॉज एक्सीडेंट एज अ पाथ इज नॉट प्लान्ड। समटाइम अगर बच्चा कैजुअल रनिंग करता है तो उसके समटाइम एक्सीडेंट होने चांसेस होते हैं, कोई इंजरीज आ जाती हैं समटाइम्स, क्योंकि प्रॉपर ग्राउंड वो नहीं होता है। रेगुलर चेकअप ऑफ ट्रेनिंग कैन नॉट बी मेंटेन, हम रेगुलर उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि प्लेयर सामने नहीं होता है। एक्चुअल रनिंग ट्रैक मिसिंग विच यूज टू कॉम्पिटिशन, सम टाइम कॉम्पिटिशन के लिए जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि हम जो रनिंग करते हैं वो नेचुरल, हम जो रनिंग करते हैं या कोई और चीज़ करते हैं वो प्रॉपर ग्राउंड में करते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे मिसिंग होती हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेटा जी, जो हमारा अगला टॉपिक है वो स्पीड का। आई होप जो आपको इंडोरेंस का टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में कि स्पीड
का क्या रोल है स्पोर्ट्स के अंदर और कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. Speed is an important component of sprinting. It is also required the almost games and sports. Special, basically is depend on the heredity, but it can be little improved through the probability. Sorry, speed is basically depend on heredity, but it can be little improved through the proper training. बेटा हमने एक लाइन पढ़ी होती थी पहले जब हम पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में कि एथलीट आर बॉर्न नॉट बी मेड. उसका मतलब ये है बेटा जी कि जो हमारा जेनेटिक्स है हम उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, हम उसके बारे में बताएंगे हम क्यों बात कर रहे हैं. इसकी एक साइंटिफिक चीज़ है. आगे बेटा देखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ग्रीन पेन से. देखिएगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईच इंडिविजुअल हैज़ फास्ट ट्विच फाइबर्स. इफ एन इंडिविजुअल हैज़ मोर परसेंटेज of fast twitch fiber, that means white muscle fiber, his movement will be more speedy. means जिसके फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होंगे उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी. लेकिन जिसकी बॉडी में फास्ट ट्विच मसल्स कम होंगे उसकी स्पीड स्लो होगी. इनको हम वाइट मसल फाइबर भी कहते हैं और रेड मसल फाइबर्स भी कहते हैं. जिनके रेड मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वो उनके इंड्योरेंस ज़्यादा होती है. राइट, तो ये होगी ना, हम चेंज नहीं कर सकते कि जो हमारे मसल्स के फाइबर्स है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमें बाई जेनेटिक मिलते हैं. तो जिनके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं उनकी रनिंग ज़्यादा होती है, जिनके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर कम होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, उनकी इंडोरेंस ज़्यादा होती है. ये इसके अंदर दिया हुआ है. अब हम बात करते हैं बेटा जी की डेफिनेशन क्या है स्पीड की. मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन अ मिनिमम टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड. आपको इस चीज़ के बारे में पता है. अब हम बात करते हैं कि टोटल इसके 6 अलग अलग पॉइंट है. कौन कौन से अलग अलग टाइप से इसके बारे में पढ़ेंगे. पहला है बेटा जी रिएक्शन स्पीड. रिएक्शन स्पीड का मतलब क्या हुआ कि आप कितना जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं. सॉरी, आपकी बुक में इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं. स्पीड के 5 टाइप्स हैं. पहली है रिएक्शन टाइप कि जैसे हम कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं. बेटा जैसे मैं एग्जांपल ले 100 मीटर स्टार्ट. जब 100 मीटर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें विद इन अ सेकेंड के अंदर क्या होता है, अपने आप को क्विकली रिएक्ट करना होता है. तो अगर आपके अंदर अच्छी रिएक्शन एबिलिटी होगी तो आपकी स्पीड भी अच्छे से और अच्छी इंप्रूव होगी. दूसरा बेटा दिया हुआ है स्पीड मूवमेंट. स्पीड मूवमेंट क्या हो बेटा, ध्यान से सुनिएगा. इन दिस एबिलिटी ऑफ अ पर्सन परफॉर्म अ सिंगल मूवमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पीरियड फॉर टाइम, टर्निंग अराउंड स्विमिंग हर्डल्स, क्लियरेंस एक्शन इन हर्डल्स, रेस एटसेट्रा. मीन्स कि जैसे स्विमिंग करते हैं जब हम प्लेयर, जैसे हर्डल्स की बात ले लेते हैं. जब प्लेयर रनिंग करके आता है फिर वो हर्डल्स में क्या कहता है, जंप लेता है. राइट, फिर वो जंप लेता है और दोबारा उस स्पीड को पकड़ता है. तो मतलब जंप लेने के बाद बहुत छोटे पीरियड में जो हम जंप लेते हैं वो स्पीड ऑफ मूवमेंट होता है. कि जैसे स्विमिंग में क्या होता है, स्विमिंग में जब हम स्विमिंग करते हैं और सामने से पुश लेके वापस आते हैं, है ना, क्योंकि वापस आते हैं क्योंकि जो स्विमिंग पूल है अगर वो मान लो 100 मीटर की रनिंग हो रही है तो स्विमिंग पूल कितने का होता है, 50 मीटर का ही होता है. जो ओलंपिक्स में भी होगा तो उसके लिए हमें 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे. तो जो स्विमर वापस रिफ्लेक्शन लेके आता है, जो टर्न लेके आता है, उसको हम स्पीड ऑफ मूवमेंट कहते हैं. अगला बेटा दिया हुआ एक्सेलरेशन स्पीड. इट इज द एबिलिटी इंक्रीज स्पीड फ्रॉम जॉगिंग टू रनिंग and finally sprinting. the form speed extend depend upon the explosive strength, frequently movement and technique. means कि हम पहले हल्का हल्का जॉगिंग करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने स्पीड को हम इंक्रीज कर लेते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन स्पीड. उसके बाद बात करते हैं बेटा स्प्रिंटिंग स्पीड क्या हुई. मीन्स कि एक स्पीड को पकड़ने के बाद उसी स्पीड में अपने आप को कंटिन्यू काम करते रहना है. स्प्रिंटिंग स्पीड लोकोमीटर कि जैसे स्पेलिंग सुनिएगा एक्सप्लेनेशन इसकी. इट इज द एबिलिटी इन विच द एथलीट अचीव हाईएस्ट स्पीड मिनिमम टाइम एंड आफ्टर द मिनिमम दैट स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम फॉर और अ डिस्टेंस. मतलब मिनिमम टाइम में एक स्पीड को पकड़ लेना और उसको मेंटेन रखना, उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोटर स्पीड कहते हैं. अगला दिया बेटा जी स्पीड इंड्योरेंस. इट इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स movement with high speed under the condition fatigue. In speed endurance is the combination of speed and endurance ability. speed endurance क्या हुआ, जहां पे आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी इंड्योरेंस भी इंप्रूव होती है, इसको हम स्पीड इंड्योरेंस कहते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए हम मोस्टली इसको यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं बेटा जी मेथड टू स्पीड डेवलपमेंट. हमने पहले पढ़ा कि 5 टाइप्स की स्पीड होती है, लेकिन अब उसके मेथड है उसको इंप्रूव करने के लिए. एक है एक्सेलरेशन रन और दूसरा है पेस रन. एक है एक्सेलरेशन रन, दूसरा है पेस रन.
तो एक्सेलरेशन रन में क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं. इट इज द एबिलिटी ऑफ स्पीड फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन. स्पीड कैन बी इम्प्रूव थ्रू द एक्सेलरेशन रन. मीन्स कि हम अपनी स्पीड से विद इन अ सेकेंड के अंदर हम स्प्रिंट लेते हैं. एक्सेलरेशन रन, अपने आप की स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ इसके बारे में. ड्यूरेशन कितनी होती है? 5 से 6 सेकंड की होती है. डिस्टेंस कितना होता है? 40 से 50 मीटर का. और रिकवरी टाइम हम देते हैं 4 से 5 मिनट. पेस रन क्या होता है बेटा जी? पेस रन का मतलब है जहां पे एथलीट को हम एक ही पेस पे टिका देते हैं. ठीक है जी, जहां टाइम और टाइम या डिस्टेंस मैटर करता है, जहां पे हम लॉन्ग टाइम के लिए एक प्लेयर को उसकी स्पीड में करते हैं, भागता रहता है. तो आपको सुनाते बेटा जी क्या लिखा हुआ है इसमें. ग्रीन जो मैंने अंडरलाइन किया है. व्हेन एथलीट हैज एक्सेलरेशन टू अ स्पीड ही शुड मेंटेन स्पीड फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन. दिस इज कॉल्ड पेस रन. मतलब एक ही पेस पे उसको कंटिन्यूस तक क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है. ठीक है जी. जो पेस रन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अनइवन पेस और इवन पेस. अनइवन पेस आपको समझ आ रहा है, सीधा सा वर्ड है, जहां पे स्पीड फ्लक्चुएट होती रहती है. और इवन पेस क्या हुआ? जहां पे रनिंग एक ही पेस पे की जाती है. तो ये सिंपल सा पॉइंट था. अब हम चलते हैं आगे. हमारा अगला टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बेटा जी? देखिए नीचे डेफिनेशन दी हुई है फ्लेक्सिबिलिटी का. मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट. एक जॉइंट के ऊपर कितनी मूवमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं. राइट. अब हम फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में. टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है? 2 टाइप की होती हैं. एक होती है पैसिव, होती है एक्टिव. ठीक है जी. और एक्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक. तो आगे और पढ़ते हैं हम लोग. अब पैसिव कौन सी होती है बेटा जी? जो हम इट इज एबिलिटी ऑफ जॉइंट मूव मैक्सिमम रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प. इट इज कॉल्ड पैसिव. आपके नीचे एग्जाम फोटो दिख रही होगी अभी सामने बिल्कुल. जो पर्सन किसी की हेल्प लेके हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं उसको हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं. और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी होती है? जिसमें हम खुद अपने लिए एक्सरसाइज करते हैं, अपने लिए स्ट्रेचिंग करते हैं, उसको हम एक्टिव करते हैं. जो आपके सामने फोटो दिख रही है, दैट मीन्स कि गर्ल जो है वो अपने आप कर रही है. इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट मूव द मैक्सिमम रेंज विदाउट एक्सटर्नल पार्टनर. राइट. अब जो एक्टिव है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी. स्टैटिक मीन्स जहां पे एक पोजीशन पे फिक्स देके के उसको करनी. जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ टो टचिंग, हल आसन, साइड बेंडिंग. स्टैटिक पोजीशन, एक जगह पे खड़े हैं और हम अपने अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं. राइट. खड़े खड़े एक जगह पे. तो क्या हुआ हमारा? स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई बेटा जी? जहां पे हमारी बॉडी रनिंग में परफॉर्म करते करते करती है. लाइक हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जिम्नास्टिक वाले जो लोग होते हैं वो रनिंग करते हैं, साथ में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाते हैं. तो वो चीज़ किस में आएगी? डायनेमिक में, जहां बॉडी की मूवमेंट भी होती है और प्लस हम फ्लेक्सिबिलिटी भी करते हैं. तो अब बात कर लेते हैं मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट. हम कैसे फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं. पहला दिया बेटा जी बैलिस्टिक मेथड. बैलिस्टिक मेथड जो ओल्डेस्ट मेथड है, इसमें क्या करना होता है? इन दिस मेथड द मूवमेंट इज डन विद द स्विंग इन रिदमिक वे. एक रिदमिक वे में, लाइक दिस, एक वे में, एक रिदम में हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं. ठीक है जी. कंटिन्यूसली मेथड में, कंटिन्यूसली वे में. तो उसको हम कहते हैं क्या? बैलिस्टिक मेथड. ठीक है जी. सेम उसी पोजीशन पे वापस आ जाना, ये. ठीक है जी. तो ये क्या हुआ? बैलिस्टिक मेथड. स्लो स्ट्रेचिंग मेथड क्या हुआ बेटा जी? कि सपोज स्लो स्ट्रेचिंग मेथड नीचे दिया हुआ आपकी बुक में. क्या हुआ? इन दिस मेथड जॉइंट स्लोली स्ट्रेच टू मैक्सिमम लिमिट एंड देन फॉर स्लोली ब्रॉट बैक सेम पोजीशन. मतलब एक बार स्ट्रेच करना और दोबारा सेम उसी पोजीशन में आना. लाइक साइड बेंडिंग, हम साइड में गए और वापस यहीं पे आ गए, फिर हम साइड में गए और फिर वापस हम वहीं पे आ गए. ठीक है जी. उसके बाद बता दिया हुआ स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड. ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें हमारी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है. हम इसमें क्या करते हैं? अपने आप को एक साइड वे में बैंड किया और थोड़ी देर के लिए वहां उसको हम होल्ड करते हैं 5 to 6 सेकेंड के लिए, ताकि आपकी और अच्छे से स्ट्रेचिंग हो सके. 4th पॉइंट है बेटा जी हमारा PNF, जिसको हम प्रोप्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन टेक्निक कहते हैं. इस टेक्निक के अंदर पार्टनर की हम हेल्प लेते हैं और उसको पार्टनर्स को थोड़ी देर के लिए हम उसको, जैसे आप फोटो देख रहे हैं सामने जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, पार्टनर की हेल्प से वहां पे होल्ड कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं PNF. ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है
फ्लेक्सिबिलिटी का जो ऊपर वाला मेथड था उसमें हम खुद कर रहे थे, लेकिन ऐसा मेथड जहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल कोई चीज़ लेके या कोई हम फ्लेक्सिबिलिटी बैंड लेके या पार्टनर की हेल्प लेके करते हैं, उसको हम PNF कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है कि जब हम टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। जब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम करें तो हमें कौन कौन से माइंड में अपनी बातें रखनी चाहिए। पहला, आर नॉट परफॉर्म टू मेंटेन इट। फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस इफ द एक्सरसाइज नॉट परफॉर्म टू मेंटेन। अगर हम डेली नहीं करेंगे तो वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी से पहले प्रॉपर वार्म अप कर लीजिए, ठीक है जी। सफिशिएंट नंबर ऑफ रेपिटेशन करिए, ठीक है जी। और अवॉइड जर्किंग, जर्क नहीं देना किसी चीज़ के लिए, स्लो स्लो करिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। हमारा अगला पॉइंट है 10.5 और उसकी में है हमारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, डेफिनेशन एंड टाइप्स। कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हो रही है क्योंकि जो स्पोर्ट्स है हमारी कोई भी है वो कोऑर्डिनेशंस है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, जहाँ पे हमारे नर्व्स और माइंड और मसल्स का एक कॉम्बिनेशन आता है, उसको हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहते हैं उसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इसके अंदर है, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से। पहला दिया बेटा जी ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन टू एनालाइज चेंज पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ अपोनेंट। मतलब कि जैसे जैसे सामने वाला अपोनेंट मूव कर रहा है वैसे वैसे अपने आप को हमने मूव करना, वो क्या हुई हमारे ओरिएंटेशन एबिलिटी। जिसके अंदर ओरिएंटेशन एबिलिटी अच्छी होगी उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी गेम, जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, तो अपने आप को हम प्लेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को हम शिफ्ट करते हैं, उसको हम ओरिएंटेशनल कहते हैं। दूसरा बेटा दिया रिदमिक एबिलिटी। रिदमिक एबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन टू अंडरस्टैंड द रिदमिक ऑफ मूवमेंट एंड एग्जीक्यूट द मूवमेंट विद द रिक्वायर रिदम। लाइक जिम्नास्टिक में आप देखेंगे कि हम एक रिदम में काम करते हैं ना, एक म्यूजिक में काम करते हैं, रिदम चलता है तो एक म्यूजिक चल रहा होता है पीछे और जिम्नास्टिक वाला प्लेयर परफॉर्म करता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। जैसे समटाइम्स कई लोगों को भगड़ा करते नहीं आता। भगड़ा करते क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बीट नहीं पकड़ पाते, वो रिदम नहीं पकड़ पाते, इसलिए भगड़ा नहीं कर पाते। कुछ लोग की बहुत अच्छी रिदमिक एबिलिटी होती है, कोई भी गाने पे कभी भी डांस कर सकते हैं, तो वो बीट्स को पकड़ लेते हैं, तो यही इसका मतलब है। अगला बेटा दिया कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी इज द एबिलिटी कंबाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। जिम्नास्टिक रेसलिंग एंड द गोल एबिलिटी सफिशिएंट अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो अब इसमें क्या आता है बेटा जी? कपलिंग एबिलिटी में क्या है कि जैसे मान लीजिए रेसलिंग है, दो प्लेयर आपस में खेलते हैं, राइट? तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हम, कपलिंग मतलब होता है फाइट करना, किसी की चीज के साथ फाइट मीन्स कि उसके रोकना, उसको हम कैसे हरा सकते हैं, ये कपलिंग का मतलब है। तो ऐसी गेम जो रेसलिंग हो गई, जूडो हो गए, है ना, जहां पे बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाना ताकि हम उसकी एबिलिटी से हम मैच को जीत सकें। ओके, अगला बेटा जी डिफरेंटेशन एबिलिटी। डिफरेंटेशन एबिलिटी क्या हुई? इट इज द एबिलिटी हेल्प टू मेक एडजस्टमेंट अमंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड देन रिलेटेड टू द मूवमेंट। एग्जांपल फुटबॉल। ओके, डिफरेंटेशन एबिलिटी मतलब एक पार्ट से हम डिफरेंट चीज़ों को कर पाना। जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल में हम पैर से किकिंग भी करते हैं, पासिंग भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को एडजस्ट कर पाना, ठीक है जी, हमें कौन सा पास करना है। अगला दिया बेटा ये रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी क्या है? दो टाइप में होती है, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन क्या होता है कि हमें पता है कि इस डायरेक्शन पे बॉल आ रहा है, सपोज बेटा जी इस डायरेक्शन पे बॉल आ रहा है, सिंपल हमने उसको रोक लिया, ये हुआ सिंपल। कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? बॉल इसी डायरेक्शन पे आ रहा था लेकिन डिफ्लेक्ट होकर वो इस डायरेक्शन में चला गया, तो वो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स। और ये मोस्टली फुटबॉल में गोलकीपर के साथ होता है या क्रिकेट में विकेट कीपर के साथ होता है। लास्ट बेटा दिया हुआ जी बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी क्या हुआ? जहां पे हम अपने आप, जैसे मान लीजिए आईपीएल हम देख रहे हैं कि हम बाउंड्री पे हमने कैच किया, कैच करने के बाद अपना बैलेंस को हम प्रॉपर बना सके, वो हमारी बैलेंस एबिलिटी होती है। जिनकी अंदर अच्छी बैलेंस एबिलिटी होगी वो बाउंड्री पे ज़्यादा अच्छे से फील्डिंग कर सकते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं बेटा एडेप्टेशन एबिलिटी। एडेप्टेशन एबिलिटी का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने आप को अडॉप्ट करना, चेंज करना ताकि हम गेम को जीत सकें। ओके जी, अब बात करते हैं बेटा जी कुछ मेथड हैं,
कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। पहला है सिस्टमाइज एंड गाइडेड प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ, सॉरी ये रहा सामने बेटा जी, पहला है बेटा सिस्टमाइज एंड गाइडेड प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, मान लीजिए हम कैचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें कैचिंग की डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करनी है ताकि जो हमारी कैचिंग की प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट, बोथ जनरल स्पेसिफिक से शुड बी यूज्ड। अब बात करते हैं बेटा जी यहाँ की जनरल क्या है, जनरल और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है। हम अपने स्कूल में क्रिकेट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, गेम की। अब क्रिकेट के अंदर बॉलिंग भी होती है और फील्डिंग भी होती है, मगर बॉलिंग भी होती है और फील्डिंग भी होती है और बैटिंग भी होती है, मगर रनिंग सबके लिए चाहिए होती है। हर प्लेयर को रनिंग करवाएंगे। जब हम हर प्लेयर को रनिंग करवाएंगे तो क्या हुआ, वो हमारा जर्नल हुआ। और अगर हम बॉलिंग को बॉलिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, फील्डिंग को फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, बैटिंग को बैटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, वो क्या हुआ, हमारा स्पेसिफिक एक्सरसाइज हुई। तो ये इसमें डिफरेंस है, तो हमें ऐसे करना चाहिए। अगला बेटा जी दिया हुआ है द मूवमेंट शुड बी डन करेक्टली, रेपिटेशन ऑफ इनकरेक्ट मूवमेंट लीड द फैकल्टी ऑफ एक्शन इफेक्ट फॉर्मेट ऑफ स्किल। हमें परफेक्शन पे आना चाहिए। जब तक परफेक्शन ना आए, जब तक हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उससे हम गलत चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रेपिटेशन है वो सही होना चाहिए, मतलब चाहे हम स्लो करें चाहे जैसे भी करें, लेकिन हमारा सही होना चाहिए। देयर शुड बी सिस्टमैटिक इंक्रीज इन देयर शुड बी सिस्टमैटिक इंक्रीज इन डिफिकल्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमें एक सिस्टमेटिक वे में उसको इंप्रूव करना चाहिए, चैनलाइज। ये नहीं कि कभी हमने बॉलिंग की फील्डिंग कर ली, अच्छा चलो बैटिंग की फील्डिंग कर लेते हैं, है ना, बैटिंग की प्रैक्टिस कर लें, कभी हम बॉलिंग की प्रैक्टिस कर लें। एक सिस्टमेटिक वे में हमें वो चीज़ें करते रहने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं बेटा जी, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस बुक का, उसके बारे में करते हैं। और बहुत अच्छा है ये, इसको हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग मेथड। सर्किट ट्रेनिंग का मेथड का मतलब ये होता है बेटा जी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सर्किट ट्रेनिंग के पहले हम बात कर लें कि एक सर्किट बनाया जाता है, अलग अलग स्टेशन बनाए जाते हैं, 5 to 10 स्टेशन होते हैं। उस स्टेशन के अंदर सपोज 5 स्टेशन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट एक्सरसाइज रख देते हैं। तो प्लेयर ने पहले ये एक्सरसाइज करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है और फिर ये करनी है। अलग अलग एक्सरसाइज उसमें हमने करनी होती है। तो अब जब भी हमने सर्किट ट्रेनिंग के लिए हमने बनाना है तो हमने याद रखना है कि हमने हमारा पर्पस क्या है, और कभी भी सेम एक्सरसाइज रिपीट नहीं होनी चाहिए और सेम मसल्स ग्रुप यूज नहीं होना चाहिए एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सर्किट ट्रेनिंग को, एक जनरल सर्किट ट्रेनिंग में और दूसरा स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग में, जो मैंने आपको पहले बताया था। जनरल सर्किट ट्रेनिंग में क्या हुआ कि सबके लिए पूरी, मतलब ना अपर बॉडी के लिए ना लोअर बॉडी के लिए, सबके लिए, ना आर्म्स के लिए ना लेग्स के लिए, सबके लिए, पूरी बॉडी के लिए। स्पेसिफिक किसके लिए हो गया, या अपर बॉडी के लिए, या लोअर बॉडी के लिए, या बास्केटबॉल गेम के लिए, ठीक है, या खो खो गेम के लिए ऐसे एक्सरसाइज की जाती हैं। आगे आपको दिखाते हैं बेटा जी देखिए, अब सपोज आपके सामने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, हमारे स्टेशंस हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमने प्लेयर ले लेने 5 प्लेयर, और 5 के 5 प्लेयर ने क्या करना है, अपने अपने जगह पे रोटेट करते रहना टाइम के साथ। तो पहले में क्या होगा, कंटिन्यूस पासिंग दी बॉल, है ना, ये स्पेसिफिक हो रही है, स्पेसिफिक की बात हो रही है। स्पेसिफिक क्या होता है, मैंने बात की पर्टिकुलर एक चीज के लिए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में क्या हुआ, कंटिन्यूस पासिंग दी बॉल करना। सेकेंड एक्सरसाइज क्या होगी, कंटिन्यूस लेप शॉट मारना, लेप शॉट मारते हैं हम बास्केटबॉल में। फिर थर्ड स्टेशन में क्या होगा हमारा, जिगजैग रनिंग करनी। फोर्थ स्टेशन में क्या होगा हमारा, कंटिन्यूस रिंग शॉट होने। फिफ्थ स्टेशन में क्या होगा हमारा, 3 पॉइंटर की शूटिंग होनी। तो हर एक स्टेशन में एक एक चीज को रखा गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते बेटा जी। जो अब आप ये देखिएगा, इन्होंने एक सर्किट ट्रेनिंग डेवलप किया हुआ, एग्जाम्पल के देखिएगा। तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्किट ट्रेनिंग बनाई हुई है इसमें। तो पहला जो दिया हुआ बेटा जी, पहला आप देखेंगे फर्स्ट वन में जो दिया हुआ इन्होंने, वो क्या है, देखिए फर्स्ट वन ये है। तो इसमें क्या हो रहा है, पुशअप्स लग रहे हैं। ठीक है, फिर किसके लिए पुशअप्स लग रहे हैं, बाइसेप और ट्राइसेप के लिए। उससे क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, राइट। दूसरे स्टेशन में क्या हो रहा है हमारा, किसके लिए हो रहे हैं, लेग्स के लिए हो रहे हैं। तीसरे स्टेशन में क्या हो रहा है हमारा, सिटअप्स के लिए हो रहे हैं। चौथे स्टेशन में क्या हो रहा है हमारा, बैक मसल के लिए हो रहा है। फिफ्थ स्टेशन में क्या हो रहा है हमारा, बाइसेप के लिए हो रहा है। सिक्स स्टेशन में क्या हो रहा है हमारा, स्क्वाड थाइस के लिए हो रहा है।
सेवन्थ में क्या हो रहा है, बेंच प्रेस हो रहा है, 8th में क्या हो रहा है, शटल रन हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे बनाई जाती हैं। ठीक है जी। अब हम इसकी लास्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, कि जब हमने सर्किट ट्रेनिंग बनाना है तो हमें क्या क्या अपने माइंड में रखना चाहिए। पहला, एज को देख के हमें सर्किट ट्रेनिंग प्लान करना चाहिए, किस एज ग्रुप के लिए है। दूसरा, एक्सरसाइज में डिफरेंट डिफरेंट मसल्स ग्रुप को यूज करना चाहिए। तीसरा जो हमारा है वो रेस्ट नहीं होना चाहिए, वहां पे जॉगिंग होना चाहिए। मान लीजिए एक प्लेयर 3rd वाले ट्रेनिंग से 4th वाले ट्रेनिंग में आया, तो उसका मतलब ये नहीं कि बीच में रेस्ट करना है, रेस्ट नहीं करना, वहां पे वो क्या करता रहेगा, जॉगिंग करता रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए अब, और जिसका ड्यूरेशन है वो 2 मिनट का ड्यूरेशन होना चाहिए, 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट के होना चाहिए। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है सर्किट ट्रेनिंग के, बहुत इंपॉर्टेंस है, वैरायटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। कोच के लिए देखना इजी है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे, देखिए कोच सामने दिया हुआ टीचर सुपरविजन में बैठा हुआ है, सारी चीज़ें देख पा रहा है इजीली, बट बाकी नहीं देख पा। जैसे फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है, वो हमने जंगल पे करवाना है बच्चे को, तो हम नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पे हम इजिली देख सकते हैं। ओके बेटा जी। आगे है बेटा जी, इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट बेस्ट फॉर बिगिनर के लिए अच्छा है। ठीक है जी, बोर्ड नहीं करता है प्लेयर को, इजीली हम इस परफॉर्म कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इंडोर आउटडोर हम दोनों कर सकते हैं, अगर वेदर खराब है तो सारा कुछ कर सकते हैं। तो बेटा जी इस पूरे चैप्टर में हमने ना सिर्फ यही पढ़ा है, 5 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कवर की हैं। क्या क्या कवर की, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग। हमने स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा कि स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ के टाइप्स क्या होते हैं, फिर हमने इंडोरेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, फिर हमने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने सर्किट ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा। इन सारों की जो मेन पर्पस है, ये कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस है। ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक ट्रेनिंग सेशन के लिए, तो हमें इन सब चीज़ों को परफॉर्म रेगुलर करते रहना चाहिए। अच्छा बेटा जी, बुक्स को लाइन वाइज रीड करिए, कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।